हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दीर्घ संधि। और क्या आप जानते हैं कि दीर्घ संधि में हमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें जो है अपने माइंड में सेट करनी है और उसको सेट करने के बाद हमें जो हमेशा के लिए दीर्घ संधि जो है चुटकियों में याद रहे। तो चलिए आज की वीडियो में आज कुछ हम ऐसा ही जानने वाले हैं। साथ ही साथ वीडियो के अंत में हम लोग दीर्घ संधि से संबंधित एक ट्रिक भी जानेंगे और ये ट्रिक उन्हीं लोगों को मिलेगी जो लोग वीडियो को पूरा देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा मैं समय ना लेते हुए आपका बात शुरू करती हूँ। दीर्घ संधि, सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना है, कौन कौन सी जो बातें हैं हम दीर्घ संधि में याद रखेंगे तो वो हमारे लिए क्या है, इजी हो जाएगी। तो दीर्घ संधि में और मेरी जो क्लासें हैं ये संस्कृत को इजी बनाने के लिए ही है। तो दीर्घ संधि में सबसे पहली बात हमें क्या याद रखनी है, ये किससे संबंधित है, स्वर संधि से। किससे संबंधित है, स्वर संधि से। और ये क्या है, स्वर संधि का एक प्रकार है। ठीक है, पहली बात ये हमारी क्लियर अपने माइंड में सबसे पहले ये बैठा लीजिए कि जब भी दीर्घ संधि की बात आएगी तो दीर्घ संधि जो है स्वर संधि का एक प्रकार है। मैंने पिछली वीडियो बनाई है कि स्वर संधि के जो प्रकार है 5 है कि 8 है, किस लेवल से कैसे बताना है। जो लोग नहीं जानते वो लोग वीडियो जाके देख लीजिएगा, उसमें मैंने अच्छे से बताया। तो मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहती हूँ। तो स्वर संधि जो दीर्घ संधि है वो स्वर संधि का एक प्रकार है। पहली बात क्लियर। दूसरी बात क्या हमें ध्यान रखनी है, दूसरी बात हमें ये ध्यान रखनी है कि स्वर संधि में हमारा अक प्रत्याहार प्रयोग होगा। अक प्रत्याहार प्रयोग होगा। ठीक है, अब अक प्रत्याहार क्या होता है, जो हमारी संस्कृत की वर्णमाला है अपनी, जो पांडे जी ने दी है अ ई उ ण और ऋ ऋ क, ये जो हमारा 2 सूत्र है संस्कृत वर्णमाला से रिलेटेड, वही जो है उसमें हमारा अक जो है प्रत्याहार बनता है। तो अक प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं वही जो है सिर्फ यूज होते हैं किसमें, दीर्घ संधि में। ठीक है, तो अक। अब तीसरी बात क्या याद रखनी है हमें, तीसरी बात हमें ये याद रखनी है कि स्वर संधि में 5 वर्णों का प्रयोग होगा। स्वर संधि में हमें दीर्घ स्वर संधि में हमें कितने वर्ण प्रयोग करने हैं, 5 वर्ण। और जब स्वर संधि में है तो यानी किसकी बात होगी, 5 स्वर वर्ण। किसकी बात होगी, 5 स्वर वर्णों की बात होगी। तो पहला स्टेप है कि स्वर संधि का एक प्रकार है दीर्घ संधि, ये बात रखना है दिमाग में अपने। दूसरी बात रखनी है कि इसमें अक प्रत्याहार का प्रयोग होगा। तीसरी बात हमें ये याद रखनी है कि जो हमारी दीर्घ संधि होगी, दीर्घ संधि, इसमें 5 वर्णों का प्रयोग होगा। 5 स्वर वर्ण क्या होगा, 5 स्वर वर्णों का प्रयोग होगा। ठीक है, अभी जो है हम लोगों का क्या है, बेसिक जो नींव है दीर्घ संधि को समझने के लिए। तो इसी तरह दीर्घ संधि को समझने के लिए हमें इसका बेसिक चीज, दीर्घ संधि हम कभी भी ना भूलें, इस बेस पे हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि दीर्घ संधि में सबसे पहली बात हमें ये ध्यान रखनी कि स्वर संधि का एक प्रकार है। दूसरी बात याद रखनी कि इसमें अक प्रत्याहार का प्रयोग होगा। और अक प्रत्याहार में हमारे कितने वर्ण आते हैं, 5 वर्ण आते हैं। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, जैसे ये हमारा अक प्रत्याहार है, तो अक प्रत्याहार में हमारा जो पांडे जी का सूत्र है अ ई उ ण और दूसरा सूत्र है ऋ ऋ क, तो ये दोनों तो हमारा क्या है, एक संज्ञक वर्ण है, तो इसको हम लिखेंगे ही नहीं, तो ये तो वैसे ही हट जाएगा। फिर बचा क्या हमारा 5 वर्ण अ ई उ ऋ ऋ। देखिए 5 वर्ण बच रहा है ना। तो दीर्घ संधि में ये इतनी बात तो अपने दिमाग में पहले बैठा लेंगे। अब इसके बाद हम अगली बात क्या ध्यान देखेंगे कि दीर्घ संधि का एक सूत्र होता है। क्या होता है, एक सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घ। क्या होता है, हमारा जो व्याकरण विधि की बुक है उसमें दिया हुआ है दीर्घ संधि का सूत्र। और मैं आप लोगों को कहती हूँ कि आप लोगों को संस्कृत इजी बनाना है तो जो इसका सूत्र है उसको आप याद कर लीजिए। याद करने से हमें क्या है, बहुत सारे बेनिफिट हैं। ठीक है, तो सूत्रों को यदि हम याद कर लेते हैं तो आधा काम तो हमारा हो जाता है। बस सूत्रों को क्या हमें तोड़ना आना चाहिए, क्या आना चाहिए, तोड़ना, उसके टुकड़े करना यदि हम जान जाते हैं तो हमारे लिए दीर्घ संधि क्या हो जाती है, सरल हो जाती है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ किस तरह से। जैसे दीर्घ संधि है, इसका सूत्र है हमारा अकः सवर्णे दीर्घ। ठीक है, ये हमारा सूत्र बनता है अकः सवर्णे दीर्घ। अब इस सूत्र को जब हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये जो अक है, अक यहाँ पे क्या है, ये प्रत्याहार है। ठीक है, और इस प्रत्याहार में हमारा कौन कौन सा वर्ण आता है, अ ई उ ऋ और ऋ, 5 वर्ण आता है। और जो ये तो संज्ञक वर्ण है वो तो हट जाएगा। ठीक है, स्ववर्णे मतलब क्या होता है, स्व मीन्स क्या होता है, समान। क्या होता है, यहाँ पे हमारा सवर्णे का मतलब क्या हो गया, समान वर्ण। क्या हो गया, समान वर्ण। क्या लिखेंगे हम, समान वर्ण। फिर क्या है, दीर्घ, यानी दीर्घ हो जाएगा। जो समान वर्ण आएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा दीर्घ हो जाएगा। अब चलिए जानते हैं इसको किस तरह से होगा। ये जो अक प्रत्याहार है इसमें जैसे अ है तो अ कब समान रहेगा, क्या ई आएगा तब समान रहेगा, नहीं। कब समान रहेगा, जैसे हमारा अ है, यदि ई आया तो क्या ये समान है, नहीं। यदि अ के बाद उ आया तो क्या ये समान है, नहीं। अ के बाद जब अ ही आएगा तब क्या होगा, ये हमारा समान कहलाएगा। ठीक है,
मतलब जो क्वालिटी इसकी हो वही क्वालिटी इसकी भी हो, तभी तो समान माना जाएगा ना। अब जैसे तराजू पे हम कोई सामान तौलते हैं, दोनों का जो वेट है लेवल में करते हैं, तभी ना उसको कहते हैं कि हाँ समान चीज है। अब 1 किलो चीनी ले, चाहे कोई भी सामान ले, तो उसको जब हम बराबर तराजू पे तौलते हैं तो जब बराबर आता है तभी होता है। तो वही चीज है कि समान समान कब होगा, उसी की जैसी क्वालिटी होगी उसके अंदर तभी होगा। अब ई क्या है, अलग क्वालिटी है, ऊ का अलग है, अ का अलग है। तो यहाँ सवर्णे का मतलब है कि समान वर्ण होना चाहिए। जैसे ई है तो ई रहना चाहिए, ऊ है तो ऊ रहना चाहिए, अ है तो अ, री है तो री। बस आपका ये जो री है, जो ये हमारा री है, इसका जो है दीर्घ नहीं बनता है, इसलिए इस री की जगह री का प्रयोग हो जाता है। ठीक है, तो हमारा सवर्णे का तात्पर्य यही है कि समान वर्ण होना चाहिए। और समान में हमारा क्या, बड़ा छोटा हो सकता है। ठीक है, अब कंडीशन कितनी बन जाएगी, 4 कंडीशन बन जाएगी। देखिए कौन कौन सी। अब जैसे हमारी अ की कंडीशन देख लीजिए, किस तरह से 4 बन रहा है। या तो अ प्लस अ रहेगा, ठीक है, तो आ बनेगा। अ का दीर्घ क्या होता है, आ होता है। तो वही बात कही गई है कि अक प्रत्याहार का जो वर्ण होगा, यानी अ ई उ री री, ये 5 वर्ण प्रयोग होंगे सिर्फ दीर्घ संधि में। सिर्फ अ ई उ री री, ये 5 वर्ण काम करेंगे। और दूसरी स्थिति क्या है, इस समान होना चाहिए। तो जैसे अ है तो अ ही होना चाहिए, चाहे वो बड़ा अ हो चाहे छोटा हो। ये इतनी फैसिलिटी मिली है, या तो बड़ा हो या तो छोटा हो, या तो दोनों सेम हो चलेगा, लेकिन क्या है, समान वर्ण होना चाहिए। यानी अ है तो अ होना चाहिए, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। इसी तरह ई होना चाहिए, चाहे बड़ी ही हो चाहे छोटी ही हो, उससे नहीं मतलब, लेकिन ई ही होना चाहिए। ऊ है तो बड़ा ऊ छोटा ऊ हो सकता है, लेकिन ऊ ही रहना चाहिए। ठीक है, दीर्घ संधि में यही बात समझाई गई है कि जो अक प्रत्याहार में 5 वर्ण आते हैं, उन वर्णों में यदि वो समान है तो उनका क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। इस सूत्र का मेन निचोड़ यही है कि अक प्रत्याहार में जो भी वर्ण आते हैं वो यदि समान है तब वो उसका दीर्घ हो जाएगा। ठीक, ये जो सूत्र है यही बात कह रहा है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, जैसे आ प्लस आ आता है, तो ये आ क्या है, दीर्घ ही है। ये देखिए यहाँ पे छोटा आ है लेकिन ये बड़ा है, लेकिन बनेगा क्या, दीर्घ आ ही बनेगा। इसी तरह यदि हमारा दोनों तरफ दीर्घ आ भी है तो भी हमारा आ ही बनेगा। फिर यदि हमारा आ रहा है, यहाँ पे और है और फिर यहाँ पे आ रहे हैं, तो भी हमारा क्या बनेगा, दीर्घ आ ही बनेगा। तो 4 कंडीशन आती हैं, किसी एक समान वर्ण के 4 कंडीशन हो सकती है कि पहला जो पद होगा उसका आखिरी वर्ण क्या होना चाहिए, या तो बड़ा आ रहेगा चाहे छोटा आ रहेगा, चाहे दोनों ओर आ रहेगा। दोनों में हमारा जो ये संधि विच्छेद होता है पदों में, जैसे हमारा है रमाधनीश, तो यहाँ पे जो है हमारा इसमें से कोई वर्ण होना चाहिए। और यहाँ पे अब जैसे यहाँ पे आ है, यहाँ पे ई है, तो यहाँ पे दीर्घ संधि नहीं होगा, यहाँ गुण संधि है। लेकिन हमें बात किसकी हो रही है, दीर्घ संधि की हो रही है। तो जो यहाँ का वर्ण है वो इसमें से होना चाहिए, और जो यहाँ का वर्ण है इसमें से होना चाहिए। कहने का मतलब ये मेरा है कि जो पहला पद होगा उसका जो आखिरी वर्ण होगा उसकी 4 सिचुएशन बन सकती है ऐसे। ठीक है, दूसरा जो पद होगा उसका पहला जो वर्ण होगा उसकी भी 4 सिचुएशन बन सकती है इस तरह से, लेकिन बनेगा क्या, हमारा दीर्घ आ ही बनेगा। इसी तरह ई प्लस ई हो सकता है। ठीक है, ई का बना लीजिएगा, ऊ का बना लीजिएगा, री का और री का। लेकिन अभी जो है एक एक बात समझाऊंगी तो वीडियो क्या है, लंबी हो जाएगी, तो इतनी बात ध्यान रखिए। फिर क्या है, हमें दीर्घ संधि में और क्या ध्यान रखना है कि हम दीर्घ संधि को यदि संक्षेप में याद करना रहे, किसमें, संक्षेप में, जैसे शॉर्टकट में याद करना रहेगा संक्षेप में, तो हम क्या कहेंगे, अक प्लस अक, अक प्लस अक बराबर क्या हो जाएगा, हमारा दीर्घ संधि हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में कि दीर्घ संधि कब होगा, जब दोनों ओर क्या है हमारा अक प्लस अक यानी समान वर्ण हो। जैसे अ प्लस अ बराबर आ, ठीक, ई प्लस ई बराबर ई, ठीक है, ऊ प्लस ऊ बराबर ऊ, री प्लस री बराबर री। है कि हिमालय या पुस्तकालय, दैत्यारी, ठीक है, और हमारा जो है विद्यालय अनाथालय है। जो बुक है एनसीईआरटी वाली, ये व्याकरण भी थी, इसमें जो है हमारा कुछ उदाहरण दिया है, पुस्तकालय और देवाशीष, दैत्यारी, चापी, विद्यार्थी, गिरीन्द्र, कपीशा, महिषा, नदीशा, लक्ष्मीश्वर, सूक्ति, भानुदय, पितृणम, पितृणम। ठीक है, तो चलिए इसमें से एक एक उदाहरण हम लोग ले लेते हैं। एक उदाहरण है हमारा दैत्यारी का, बता देती हूँ क्योंकि दैत्यारी जो है इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता दे रही हूँ। ठीक है, एक हमारा आ का एग्जाम्पल ले लीजिए, दैत्यारी। ठीक है, अब इस दैत्यारी को जब हम तोड़ते हैं, इस दैत्यारी को जब हम टुकड़े करेंगे तो एक हमारा बनेगा शब्द या संधि विच्छेद, ये तो संधि वाला शब्द है, इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो एक शब्द बनेगा हमारा दैत्य और एक बनेगा हमारा अरि। ठीक है, तो दैत्य, दैत्य धन अरि। अब इस दैत्य में जो यह है, ठीक है, इस दैत्य को जब हम तोड़ेंगे तो द धन ए का मात्रा है, ठीक है,
फिर क्या है हमारा आधा त है, तो आधा त रहेगा, यानी अब ये आधा त है, इसका मतलब इसमें क्या है, अ नहीं जुड़ा है, ठीक, तो अ नहीं जोड़ेंगे। फिर क्या आ जाएगा यह, फिर यह पूरा है, यानी इसमें अ क्या है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर प्लस क्या आता है, अरी, अ जो है स्वरवर्ण है, तो यहाँ पे पूरा लिखाएगा। फिर ये जो र है, र पे ई का मात्रा है, कौन सा है, छोटी ई का, तो ये अरी का टुकड़ा हो गया, और ये किसका हो गया, दैत्य का टुकड़ा हो गया, ठीक। अब देखिए जो ये पहला पद है, ये जो दैत्य है, इसको हम क्या बोलेंगे, पहला पद, क्या बोलेंगे, पहला पद। और ये जो अरि है, इसको क्या बोलेंगे हम, दूसरा पद या उत्तर पद, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं, द्वितीय पद बोलिए, चाहे दूसरा पद कहिए, चाहे उत्तर पद कहिए। और इधर वाले को क्या बोलते हैं, प्रथम वर्ण, पहला पद, पूर्व पद, ठीक है, इन तीनों में से कुछ भी कर। बस हमें लेकिन क्या ध्यान रखना है, ये जो आखिरी वर्ण है, और इसका पहला और इसका आखिरी, जो पहला पद है उसका आखिरी वर्ण, उसका आखिरी वर्ण क्या है, अ है, और जो दूसरा पद है उसका पहला वर्ण, संधि कहाँ होती है, जो सबसे निकटतम वर्ण होते हैं उनके बीच होती है, तो सबसे पास में यही दोनों वर्ण है। अब देखिए इधर भी अ है, इधर भी अ है, दोनों समान वर्ण है ना, ये भी अ है, ये भी अ है, बना क्या हमारा, आ बना, क्या बना, आ। अब यही अ इस पे यहाँ पे मात्रा के रूप में आ गया है, यहाँ पे ये जो दैत्यारी में य के बाद आ का मात्रा आप लोग देख रहे हैं ना, तो ये दोनों अ मिलके आ बना ना, तो देखिए यहाँ पे य के बाद आ का मात्रा लगा है कि नहीं लगा है। अब यहाँ पे दैत्य में यहाँ पे य के बाद आ का मात्रा लगा हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यानी जब समान वर्ण होगा तो वो किसमें उसका क्या आ जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, अका सवर्ण दीर्घ। ये सूत्र सिद्ध हो गया ना, कि पहले पद का अंतिम वर्ण समान होना चाहिए, और जो द्वितीय पद का प्रथम वर्ण है वो समान होना चाहिए, और दोनों जब समान रहेंगे तो उसका दीर्घ बनेगा। जैसे अ है तो आ बन जाएगा, ई है तो बड़ी ई बन जाएगा, ऊ है तो बड़ा ऊ बन जाएगा, री है तो बड़ी री बन जाएगा, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब ई का देख लीजिए उदाहरण, अब एक एक एग्जाम्पल तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन क्या कहते हैं इसी तरह बनेगा, ठीक है। ई का देख लीजिए, ई वाले में हमारा आ जाता है, इसमें आपकी बुक में देखो कौन सा इंपॉर्टेंट है जो हमेशा पूछा जाता है। एक है गिरीन्द्र, कपीशा, महिषा, नदीशा, लक्ष्मेश्वर। तो मैं इसमें से जो है आपको कपीशा जो है बता दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि कपीशा जो है इंपॉर्टेंट है। क्या है कपीशा, आपका देखिए ऐसे लिखा हुआ है, कपीशा लिखा है ना, ठीक है। इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो एक बनता है हमारा शब्द कपि, और एक शब्द बनता है हमारा ईश। क्या बनता है, ईश, ठीक है। अब देखिए इस कपि को जब हम तोड़ेंगे तो हमारा अंत में क्या आता है, जैसे ये कपि है, इसका हम विस्तार रूप किए तो क पूरा है, यानी इसमें अ क्या है, जुड़ा है, क्योंकि संस्कृत में जो व्यंजन वर्ण है वो अर्धमात्रिक होते हैं और बिना स्वरों की सहायता से वो नहीं बोले जा सकते। तो यानी जब उसमें हलंत लगा तब तो वो आधा है, यानी पूरा नहीं है, लेकिन जब उसमें हलंत नहीं लगा तो यानी उसमें अ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे क क्या है, पूरा लिखा हुआ, हलंत लगा हुआ नहीं दिख रहा है, यानी इसमें अ क्या है, जुड़ा हुआ है। फिर आया क पे ई का मात्रा है, छोटी ई की, तो हमारा ई जो है जुड़ गया। अब ईसा शब्द का जब हम टुकड़ा करेंगे तो ई तो स्वर वर्ण है, तो ये पूरा ही रहेगा, क्योंकि संस्कृत में जो स्वर वर्ण है वो क्या होता है, स्वतंत्र होते हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं। व्यंजन वर्ण क्या स्वर वर्णों पे डिपेंड होते हैं, लेकिन स्वर वर्ण डिपेंड नहीं होते हैं। तो ई और ये जो श बना हमारा पूरा है, यानी इसमें भी हमारा अ क्या है, जुड़ा हुआ है। फिर क्या आया आखिरी में हमारा विसर्ग आया। अब देखिए जो ये कपि शब्द है ये इसका टुकड़ा हो गया, ये ईशा शब्द का टुकड़ा हो गया। जो लोग मतलब बिल्कुल भाई जानते हैं, तो उनको अच्छी बात है कि जानते हैं, उनका रिवीजन हो रहा है, खुशी की बात है, उनको ये सौभाग्य मिल रहा है कि उस चीज को फिर से समझ सक रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं समझ में आया कि यहाँ पे ई कैसे आया, कपि, अब उसमें आ कैसे आया, ऊ कैसे आया, इसलिए मैं समझा दे रही हूँ। तो ये जो शब्द अलग अलग हुआ है संधि विच्छेद करने पे, तो इस शब्द को भी वर्णों में बांटा जाता है, और संधि कहाँ होती है, वर्णों में होती है। तो ये जो पहला पद है उसका क्या रहना चाहिए, आखिरी वर्ण रहना चाहिए, और जो दूसरा पद है उसका क्या रहना चाहिए, पहला वर्ण रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ई है, यहाँ पे बड़ी ई है, ठीक है, और दोनों ई जब मिलेगा तो क्या बनेगा हमारा, बड़ी ई है, ये भी ई और ये भी ई, दोनों समान वर्ण है। अब ई का दीर्घ क्या होगा, ई ही बनेगा, दीर्घ का मतलब क्या, बड़ा। तो यहाँ पे छोटी ई और बड़ी ई में अब जैसे हमको लाइन लगानी है तो कहते हैं कि छोटे बच्चे आगे आ जाओ, पीछे बड़े जो है पीछे चले जाओ, ठीक है। या कोई काम करवाना रहता तो बड़े बच्चे को पहले बुलाते हैं कि आप आइए, आप ये काम कर देंगे। तो यहाँ पे भी वही काम है कि भले छोटा बड़ा कोई क्यों ना आए, लेकिन काम कौन करेगा, बड़ा करेगा, ठीक है। पहली जिम्मेदारी कौन लेगा, बड़ा लेगा। तो यहाँ पे छोटी ई बड़ी दोनों आया हुआ है, लेकिन दीर्घ इसका बन गया तो क्या आया, बड़ी ई, ठीक है। अब ई का भी इसी तरह बनेगा, ठीक। अब ये जो देखिए कपि है, यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है, लेकिन यहाँ पे जो ये प पे बड़ी की मात्रा लगा है, किस वजह से लगा है, इस अका सवर्ण दीर्घ जो सूत्र लगा है हमारा, उसकी वजह से ये जो कपि प में छोटी ई लगा था, ये बड़ी ई किस सूत्र के द्वारा बना, अका सवर्ण दीर्घ के जरिए जो है बड़ा बना है। बड़ा बनता है इसीलिए जो है इसको दीर्घ संधि नाम दे दिया गया, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। अब ऊ वाला भी देख लीजिए, ऊ वाले में भी आप लोगों की जो बुक से मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि, क्योंकि मान लीजिए आप लोगों का परीक्षा भी नजदीक आ रहा है, आप लोग यदि वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोगों को सहूलियत मिल जाए। इसमें ऊ का मात्रा वाला दो दिया है, सूक्ति और भानुदय। तो भानुदय तो सबको आता है,
सूक्ति जो है आप लोग देख लीजिए। तो हम क्या बोलते हैं, सूक्ति, ठीक है। एक है हमारा भानु उदय, कौन सा समझेंगे आप लोग? चलिए पहले भानु उदय समझा देती हूँ। अब ये जो भानु उदय है इसको जब हम तोड़ेंगे तो एक शब्द बन के आएगा हमारा भानु, ठीक है, एक आएगा उदय। इस भानु उदय में ये जो भा का जब भानु का जब टुकड़ा करेंगे तो भा क्या है, पूरा है, यानी आ का मात्रा इसमें जुड़ा हुआ है। फिर नौ है, नौ में क्या है हमारा छोटा ऊ है, कौन सा मात्रा है, छोटा ऊ। अब इस उदय को जब तोड़ेंगे तो ऊ जो है हमारा क्या है, स्वर वर्ण है, वो पूरा लिखाएगा। अब यहाँ पे द क्या है, पूरा है, तो यानी अ इसमें क्या है, जुड़ा हुआ है। क्योंकि हमारा जो संस्कृत में व्यंजन वर्ण होता है, यदि हलंत नहीं लगा है तो उसके साथ क्या जुड़ा है, अ जुड़ा है, ठीक। अब क्या ध्यान रखना है कि जो पहला पद है उसका अंतिम वर्ण, अब ये जो भानु शब्द का टुकड़ा किए हैं तो इसका अंतिम वर्ण क्या आया है, ऊ आया है, और इस उदय का अंतिम वर्ण क्या आया है, ये ऊ आया। तो दूसरे पद का पहला वर्ण और पहले पद का आखिरी वर्ण। अब ये भी ऊ, ये भी ऊ, देखिए ऊ धन ऊ क्या बना, बड़ा ऊ। अब यहाँ पे भानु शब्द में देखिए छोटा ऊ लगा है ना, भानु जो शब्द है इस पे छोटा ऊ लगा है, लेकिन यहाँ का ऊ आके दोनों समान ऊ मिलके क्या बना दिए, अपना दीर्घ बना दिए, बड़ा बना दिए। तो ये जो नौ पे छोटू ऊ का मात्रा लगा था, यहाँ पे आके क्या लग गया, बड़ा ऊ का मात्रा लग गया, ठीक है। अब आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए सूक्ति कहते हैं, सूक्ति शब्द का ये जो हमारा सूक्ति शब्द है इसको भी देख लीजिए। इसको भी जब हम तोड़ेंगे तो एक शब्द बनेगा हमारा सु और एक बनेगा हमारा उक्ति, ठीक है, क्या बनेगा, उक्ति। अब इस सु को जब तोड़ेंगे तो स धन ऊ आया, ठीक है। सु कैसे बना, ये स है और फिर ऊ का मात्रा है, तभी ना सु बना, ठीक। इसके टुकड़े कर लिए, फिर ये जो उक्ति है इसके टुकड़े कर लिए। ऊ का क्या है, आधा है, यानी इसमें क तो लिखेंगे हलंत के साथ, फिर क्या है, छोटी ई की मात्रा है, किसकी मात्रा है, छोटी ई की। तो छोटी ई की मात्रा में ई ऐसे लिखाएगा, फिर क्या है, तो क्या है, पूरा है, यानी इसमें अ क्या है, जुड़ा हुआ है, ठीक। अब ये ऊ का पे इधर ई की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, उक्ति। अब क्या है, पहले पद का आखिरी वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण, इसी में संधि होगी। संधि कहाँ होगी कि जो पहला पद है उसका आखिरी वर्ण होना चाहिए और जो दूसरा पद है उसका पहला वर्ण होना चाहिए, ठीक। अब ये जो ऊ है और ये ऊ है, दोनों ऊ जब मिला है तो हमारा कौन सा बन गया है, बड़ा ऊ। समान वर्ण है ना, ये भी ऊ है ये भी ऊ है, दोनों समान वर्ण है। अब बना क्या हमारा, दीर्घ ऊ बन गया ना, इसका भी आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक। अब है हमारा री वाला, देख लीजिए कौन सा, री का। आप लोगों में एक उदाहरण दिया है पितृणम, री वाला देख लीजिए, री का उदाहरण है पितृणम, और भी है उदाहरण मातृणम, ठीक है। अब इसमें इस पितृ को जब हम तोड़ेंगे तो एक शब्द बन जाएगा हमारा पितृ, ठीक है, री का मात्रा लगा हुआ। एक शब्द बनेगा हमारा ऋणम, क्या बनेगा, ऋणम। अब इस पितृ शब्द को जब हम तोड़ेंगे तो क धन ई का मात्रा लगा है, छोटी ई का मात्रा है तो छोटी ई लिखेंगे। फिर तो है, फिर तो पे हमारा क्या लगा है, री का मात्रा लगा है, तो री का मात्रा लगा है तो री लिखेंगे, ठीक। फिर ये ऋणम शब्द को तोड़ेंगे तो री धन अड़ा, अड़ा क्या है, पूरा है, यानी इसमें अ जुड़ा है। माँ क्या है, आधा हलंत के साथ है, यानी इसमें जो है अ नहीं जुड़ा है। देख लीजिए, यदि ये माँ पूरा लिखा रहता तभी हम आगे यहाँ अ लिखते, लेकिन यहाँ माँ क्या है, हलंत के साथ है, यानी आधा है, इसके साथ अ नहीं जुड़ा है। ये अपने मतलब अपनी स्थिति में है, दूसरे से बिना किसी हेल्प के लिए ही माँ बना हुआ है। अब क्या है, जब संधि होगी तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जो पहला पद है उसका क्या देखेंगे, आखिरी वर्ण देखेंगे, और जो दूसरा पद है उसका क्या लेंगे, पहला वर्ण लेंगे। अब दोनों री जब मिला है, री प्लस री, तो क्या बना है हमारा, दीर्घ री बना है। और मैंने आपको बताया ना कि दीर्घ री कैसे बनेगा, ऐसे करके एक बार फिर एक बार ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो त है, त पे एक बार ऐसे करके फिर ऐसे करके बना हुआ है, ठीक है। बना है कि नहीं बना है, जो ये पितृणम लिखा है तो ये जो त है एक री का मात्रा ये है, ठीक है। अब री दीर्घ कब बनाएगा, जब इस पे ऐसे दो बार लगा रहेगा तब, या यूं कह सकते जब डबल सी बना रहेगा तब, ठीक है। एक दूसरे को पकड़ के दोनों सी क्या टंगे हुए हैं, देख लीजिए। आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। मतलब री का मात्रा में भी कंफ्यूजन हो जाता है कि बड़ी री की मात्रा कैसे लगेगी, छोटी री की मात्रा। जब दो बार ऐसे हो जाएगा तो समझो बड़ी री की मात्रा है। अब यहाँ री जो ता है, यहाँ पे देखिए बड़ी री की मात्रा इसमें जुड़ी है, तो री और री क्या है, समान वर्ण है। अब बना क्या उसका, दीर्घ री बना, बना कि नहीं बना। तो यही सूत्र फॉलो होता है, अका समान है दीर्घ, यानी अक प्रत्याहार के अंतर्गत जो पांचों वर्ण आते हैं वो यदि समान है, पहले पद में और दूसरे पद में दोनों में समान वर्ण आ रहे हैं, तो हमारा वो संधि किसमें चला जाएगा, दीर्घ संधि में चला जाएगा। अब जो है इंपॉर्टेंट बात आती है कि मैट्रिक देने वाली हूँ कि मान लीजिए आप लोग पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है, पेपर देने जा रहे हैं, आप लोगों के पास टाइम नहीं है, तो उस समय के लिए ये ट्रिक है। वैसे पहले आप लोग जो है फॉर्मूला जो है फॉलो करिएगा। यदि जो फॉर्मूला आपको नहीं आएगा, आपका माइंड जो है अपसेट रहेगा, आपके पास टाइमिंग बहुत कम बचा है, या आप अपना टाइम बचाना चाह रहे हैं और टाइम बचा के दूसरा काम करना चाह रहे हैं, पहले नियम फॉलो करिएगा। जब नियम नहीं याद है तब उस कंडीशन के लिए है, या हमारे पास परीक्षा में एग्जाम दे रहे हैं और हमारे पास समय कम है, उस समय आप लोग
यूज करिएगा। तो दीर्घ संधि में हमें क्या याद रखना है कि संधि वाले शब्द में, इसमें संधि वाले शब्द के बीचों बीच, बीचों बीच का मतलब जहां से हम संधि विच्छेद करते हैं ना, संधि विच्छेद करते हैं उस किसी शब्द को, अभी उदाहरण भी दूंगी। संधि वाले शब्द के बीचों बीच आपको यदि आ का मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, री की बड़ी मात्रा देखने को मिले तो वहां दीर्घ संधि क्या होगा, दीर्घ संधि होगा। ठीक है, क्या है, संधि वाले शब्द के जो हम मान लीजिए कोई शब्द दिया है, जैसे हिमालय दिया है, देवालय दिया है, अनाथालय दिया है, देवर्षि दिया है, तो इसमें क्या है, संधि वाले शब्द के बीचों बीच आ ई उ री की बड़ी मात्रा देखने को मिले तो वहां दीर्घ संधि होगा। ये है हमारी ट्रिक। ठीक है, अब इसका क्या जाना है कि संधि वाले शब्द के बीचों बीच आ ई उ री की बड़ी मात्रा देखने को मिले तो वहां दीर्घ संधि होगा। ठीक है, ये तो है हमारी क्या इंपॉर्टेंट ट्रिक है। ठीक है, जब हमारे पास परीक्षा में समय नहीं हो रहा होगा, किसी शब्द को देख के हम कैसे जान जाए कि हाँ ये शब्द जो है दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमारा उदाहरण है, अभी हम पढ़े भी हैं, विद्यार्थी हम बहुत उदाहरण पढ़ते हैं, पुस्तकालय पढ़ते हैं, या पुस्तकालय लिख लीजिए, पुस्तकालय, ये तो हमारा संधि वाला शब्द हुआ। ठीक, अब संधि विच्छेद जहां से होगा, बीचों बीच कहने का मतलब क्या है, जहां से हम संधि के दो टुकड़े करेंगे शब्द के, वहां से है मतलब। अब जैसे पुस्तकालय तो पुस्तक धनालय करेंगे। अब यहाँ क पे देखिए आ का मात्रा दिख रहा है। ठीक है, ऐसे ही हमारा और भी उदाहरण है, ई का वाला देख लीजिए। ई का उदाहरण हमारा आ जाता है कपीशा, अभी पढ़े हैं हम लोग। देखिए क पे जो है हमारा बड़ी ई की मात्रा दिख रहा है। अब इसी तरह हमारा भानुदय पढ़े हैं अभी हम लोग, तो भानुदय, भानुधन उदय, जहां से तोड़ेंगे यानी बीचों बीच, न पे देखिए बड़ा ऊ का मात्रा दिख रहा है। अभी हम पितृणम पढ़े हैं। अब एक और उदाहरण देख लीजिए, मातृणम। ठीक है, अब मातृणम में भी हमारा ये मातृणम किससे, माता का ऋण। ठीक है, पितृणम यानी पिता का ऋण। ठीक, अब देखिए पुस्तकालय में जहां बीचों बीच है आ का मात्रा दिख रहा है। कपीशा, इसमें देखिए बड़ी की मात्रा दिख रहा है। जहां से संधि शब्द को तोड़ेंगे वहां पे देखिएगा, बीचों बीच कहने का मतलब यही है कि संधि वाले शब्द का जब हम संधि विच्छेद करते हैं जहां से, वहां पे जो है शब्द को सिर्फ देख के कैसे हम जान जाएंगे। तो शब्द के बीचों बीच हमें आ का मात्रा, इंपॉर्टेंट फैक्ट में हमें क्या याद रखना है कि संधि वाले शब्द के बीचों बीच जब आ का मात्रा दिखे, चाहे बड़ी की मात्रा दिखे, चाहे बड़ा ऊ का मात्रा दिखे, चाहे बड़ी री की मात्रा दिखे, ठीक है, तो वहां पे जब देखने को मिलेगा दीर्घ संधि, तो वो वहां पे शब्द में जब देखने को मिलेगा तो वहां पे क्या होगा, दीर्घ संधि होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे उदाहरण है हमारा पुस्तकालय। पुस्तकालय में जहाँ बीचों बीच का कहने का मतलब ये है कि जहां से हम संधि करेंगे, जहां से शब्द को तोड़ेंगे। तो जैसे पुस्तक धन आलय, तो बीच में कहाँ तोड़े, का के पास। ठीक, पुस्तक एक शब्द हो गया, आलय एक शब्द हो गया, तो शब्द को देख के कैसे जान जाएंगे। अब क पे आ का मात्रा है, आ का मात्रा बड़ा दिख रहा है, यानी ये क्या है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। अब कपीशा में कपिधन ईशः, अभी जो प है, प पे देखिए बड़ी की मात्रा दिख रहा है, यानी ये किसका उदाहरण है, दीर्घ संधि का। ऐसे ही भानुदय, इस भानुदय को जब हम तोड़ेंगे तो भानुधन उदय बना। अब भानु शब्द में देखिए छोटा ऊ का मात्रा लगता है, लेकिन इसमें बड़े यू की मात्रा लगा है, तो इसमें भानुदय किसका उदाहरण हो गया, दीर्घ संधि का। इसी तरह मातृणम, मात्र शब्द जो है ऋकारांत है, लेकिन इसमें ऋणम शब्द जो है जुड़ा है, और इस त पे देखिए आपको री का मात्रा देखने को मिल रहा है, बड़ी री की मात्रा। ठीक है, और री का जो है हमारा दीर्घ नहीं बनता है, इसलिए री का जो है बहुत ही कम एग्जाम्पल हम लोगों को मिलता है। लेकिन आप लोगों को जो है री के चक्कर में ना पड़िएगा, क्योंकि एक आध अभी आप लोगों को नहीं आएगा, क्योंकि री का जो है एग्जाम्पल पीजीटी बेस पे ज्यादा पूछा जाता है, पीजीटी बेस पे ज्यादा पूछा जाता है। अभी आप लोग निश्चिंत रहे, लेकिन आप लोगों का आ ई उ और री, इसका एग्जाम्पल आप लोगों की बुक में भी दिया है और अक्सर आप लोगों की परीक्षा में पूछा भी जाता है। तो ये जो है आज का हमारा अका सवर्ण दीर्घ जो सूत्र है, ये किसका सूत्र है, दीर्घ संधि का है। और दीर्घ संधि में सबसे पहले हमें क्या क्या बातें हैं, इसका रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। तो ये तो है हमारा किसके लिए, ट्रिक, परीक्षा के लिए। ठीक है, ये नहीं है कि आप लोगों को ट्रिक मिल गई तो चलो, मतलब ट्रिक बता दिए कि जैसे हम कभी कभार क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है, हमारा माइंड इतना प्रेशर में हो जाता है जब हम एग्जाम देने जाते हैं कि उसमें बस यही रहता है कि कुछ नॉलेज रहे तो हम तुरंत जो इसको गेन कर ले। तो उस चीज के लिए मैंने बताया, आप लोगों की मर्जी, आप जैसे यूज करिए। ठीक है, तो दीर्घ संधि में सबसे पहले हमें क्या याद रखना है कि दीर्घ संधि जो है हमारा, फर्स्ट बात याद रखनी है कि स्वर संधि का एक प्रकार है। ठीक, दूसरी बात याद रखनी है कि दीर्घ संधि जो है 5 स्वर वर्णों के बीच होगी। कौन से 5 स्वर वर्ण, अ ई उ री री। ठीक है, जो हमारा अक प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। और दीर्घ संधि का सूत्र पूछा जाए तो अकर सवर्ण दीर्घ। ठीक है, ये हो जाएगा। और दीर्घ संधि में हमें और क्या ध्यान रखना है, ट्रिक्स वाली बात, कि जब संधि वाले शब्द में संधि के बीचों बीच या जो शब्द दिया हुआ है
शब्द के बीचों बीच यदि हमें आ का मात्रा दिख रहा है, बड़ा आ का मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा और री की मात्रा जब बड़ा हुआ रहेगा तो समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्या है, हमारा दीर्घ संधि है। और दीर्घ संधि कब होगी? समान वर्णों में होगी। अ है तो अ ही रहना चाहिए, बड़ा छोटा हो सकता है। ई है तो ई ही रहना चाहिए, ऊ है तो ऊ ही रहना चाहिए, री है तो री ही रहना चाहिए। बड़ा छोटा हो सकता है लेकिन री ही रहना चाहिए, ऊ ही रहना चाहिए। ठीक, तो आज की वीडियो में इतनी नॉलेज जो है पहले से थी, और आप लोगों को क्या नया मिला है सीखने को मेरी इस वीडियो से, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइएगा। आप लोगों को कोई जानकारी लेनी होगी तो वो भी आप लोग मुझसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, ठीक है। और अभी मैं इतनी बड़ी नहीं हुई हूँ कि मैं आप लोगों के कमेंट का जवाब नहीं दे सकती हूँ। अभी मैं बहुत ही जो है छोटे लेवल पे हूँ, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं आगे जाऊंगी। और आप लोगों के सपोर्ट के जरिए ही हर कोई आगे बढ़ता है, ऐसी बात नहीं है। ज्ञान टैलेंट सबके पास होता है, लेकिन सहारा बस आप ही लोगों का रहता है। आप लोग यदि सपोर्ट कर दिए तो आदमी नीचे से ऊपर पहुंच जाता है, या कह लीजिए जमीन से आसमान पे पहुंच जाता है। वो सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट की वजह से होता है, आप लोगों के प्यार की वजह से होता है। तो आप लोगों को आज की वीडियो जरा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप लोगों से मैं जरूर कहूंगी कि लाइक जरूर करिएगा। और चैनल से मेरे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को जो संस्कृत कठिन लगती है, हवा लगती है कि संस्कृत कितनी बड़ी कठिन है। एक तो संस्कृत को आप लोग समय नहीं देंगे, उसको पढ़ेंगे नहीं, उसकी किताब एक और पड़ी रहेगी बेचारी, जो उससे वो भी लग जाता होगा, क्या कहते हैं, धूल धक्कर, उसको साफ करने के लिए भी कब एग्जाम वाले, जब एग्जाम वाला जिस दिन रहेगा उससे एक दिन 2 दिन पहले उठेगी, यहाँ संस्कृत है, पासिंग मार्क्स तो ला दे। तो ऐसा नहीं करना है, उसको भी समय दीजिए आप लोग। कोई भी चीज कठिन नहीं होती है, बस हमारे माइंड का खेल है। जिस चीज को हम कठिन समझ लेंगे कठिन लगेगा, और हर चीज शुरू में हमें कठिन ही लगती है। बस प्रयास की वजह से ही वो चीज हमारे लिए सरल होती है। तो संस्कृत को सरल करना है तो उस पर इफेक्ट डालिए अपना, आप लोग प्रयास करिए, प्रयास डालिए और प्रयास करिए, ठीक है। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़िए लिखिए, आगे बढ़िए और माइंड को अपने पॉजिटिव रखिए, स्माइल रखिए और लाइफ में आगे बढ़िए। बाय बाय।